जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन जून 17 के प्री सिक्योर में आप सबका स्वागत है। आज के प्री सिक्योर के सेशन में हम लोग ये टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, है ना, करंट अफेयर्स से रिलेटेड ये एमसीक्यू। पहला टॉपिक होगा पोषण पोया फेस्टिवल। व्हाट इज दिस पोषण पोया? पोषम पाया गेम तो हम सबने खेला था, पोषम पा वाला गेम। ये पोषण पोया फेस्टिवल जो है ना, ये इंडिया के कल्चर से रिलेटेड है। एंड सिंपल शब्दों में कहें तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो बुद्धिज्म से रिलेटेड ये एक फेस्टिवल जो स्पेसिफिकली हमारे पड़ोसी श्रीलंका में सेलिब्रेट किया जाता है, उसके डिटेल्स देखेंगे। देन वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर की रोकथाम के लिए, चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो कि जून में सेलिब्रेट किया जाता है, वो देखेंगे। और एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए अभी आज का पहला होमवर्क तुम्हारे लिए है कि चाइल्ड लेबर को रोकना कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या एसडीजी का पार्ट है, ये तुम मुझे बताओगे ढूंढ कर। देन स्वार्म ड्रोन्स। स्वार्म ड्रोन्स आपने हॉलीवुड के कई मूवीज में देखा होगा, जैसे वन ऑफ माय फेवरेट एंजल हैज फॉलन, राइट, गेरार्ड बटलर की अच्छी मूवी है। अभी रिसेंटली हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा किस तरह से बहादुर भारतीय सेना के जवानों ने टेक्नोलॉजी को यूज करके पाकिस्तान के स्वार्म ड्रोन अटैक को नाकाम किया है। वी विल स्टडी अबाउट इट। दिन राजा भभूत सिंह जो 1857 की जो रिवॉल्ट है उसके अनसंग हीरो हैं। मतलब इन्होंने अपना रोल तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले किया सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में, बट अनसंग रह गए, ज़्यादा इनके बारे में कहा सुना नहीं गया। बट अभी भारत सरकार ने फिर से इनका मेंशन किया है कुछ रीजंस की वजह से। हमें इनके लिए पढ़ना है 1857 का रिवॉल्ट जो आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी बुलाया जाता है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने बुलाया था ये तो मालूम है ना। देन वी विल स्टडी अबाउट यूरेशियन ऑटर। यूरेशियन ऑटर जिसे हम लोग अपने घर की भाषा में उदबिलाव बोलते हैं, दिस उदबिलाव वॉज मेंशनड इन न्यूज। तो ऐसे स्पीसीज जो न्यूज में मेंशन होते हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। देन कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन का डिस्कशन, और आज तुम्हारे लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेगा, ठीक है। और ये जो भी अगेन आई एम सेइंग कि जो भी प्री सिक्योर का सेशन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके साथ कमेंट सेक्शन में भी अवेलेबल रहता है। पिंड कमेंट सेक्शन में इस डॉक्यूमेंट को मैं पिन करके अवेलेबल कर देता हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो ना। और मंथ एंड में मैगजीन जो है वो आप टेलीग्राम चैनल से स्मार्ट आईएएस के, या फिर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। So the first question is about पोषण पोया फेस्टिवल, and here you can see a screenshot जहाँ पे डीडी न्यूज़ ये कवर कर रहा है, ऑल इंडिया रेडियो कवर कर रहा है, डीडी न्यूज़ और बाकी न्यूज़पेपर में था। दैट श्रीलंका इज सेलिब्रेटिंग पोषण पोया मार्किंग अराइवल ऑफ बुद्धिज्म ओवर 2000 ईयर्स अगो। अब इंडिया की हिस्ट्री ना बड़ी पुरानी है गाइज, राइट, इतनी पुरानी है जितनी पुरानी यूरोप में जब लोगों ने पढ़ना लिखना नहीं सिखाता तब हमारे यहाँ बच्चे गीता का पाठ कर रहे थे, और उसके बाद फिर बुद्धिज्म भी आया। तो गीता और गीता से रिलेटेड नॉलेज या वैदिक नॉलेज तो और पुराना है, 5000 साल पुराना। बुद्धिज्म श्रीलंका में लगभग 2000 साल पहले जाता है, और उस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है श्रीलंका में किस फेस्टिवल से? पोषण पोया फेस्टिवल से। लेट्स स्टडी इट। क्या क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या? दैट इट कॉमेमोरेट द अराइवल ऑफ अर्हत महिंदा। ये महिंदा पता है कौन है? ये डिटेल में मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया आगे। महिंदा ये वही है महेंद्र सिंह धोनी नहीं, सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी। ही इज लाइक ऑब्वियसली ग्रेट क्रिकेटर। महेंद्र सिंह धोनी के तरह ही जो महेंद्र हैं, ही वॉज सन ऑफ अशोक। किसके सन है ये? अशोक के सन है। अशोका द ग्रेट मौर्यन रूलर। अशोक ने अपने सन और अपनी डॉटर का नाम क्या है? संघमित्रा, है ना। पटना से अभी बेंगलुरु के लिए ट्रेन भी चलती है जिसका नाम है संघमित्रा एक्सप्रेस। जिस तरह से अशोक ने अपनी डॉटर को श्रीलंका भेजा था बुद्धिस्ट मिशन इनके लीडरशिप में। तो ये तो डॉटर हो गई। इनको बुद्धिज्म में ना थेरी नाम से बुलाया जाता है। ये सब चीज़ ना लिख लिया करो। थेरी मतलब फीमेल मंक इन बुद्धिज्म, थेरी मतलब फीमेल मंक इन बुद्धिज्म, राइट। और साथ में अपने बेटे को भी भेजा था। तो इनके जो बेटे हैं महेंद्र, इनको आगे जाके ना अरहत की उपाधि मिली। अब तुम बोलोगे कि सर अरहत क्या है? तो अरहत बुद्धिज्म में ना हम हाईएस्ट लेवल के मंक को बुला सकते हैं, जो को कई जगह पर मेंशन किया जाता है कि ही हैज अटेन एनलाइटमेंट, इन्होंने एनलाइटमेंट अटेन कर लिया है, और ही जस्ट अबाउट टू अटेन एनलाइटमेंट, ये जस्ट एनलाइटमेंट अटेन करने वाले हैं। तो ऐसे सीनियर बुद्धिस्ट मंक को अरहत करके रेफर किया जाता है। बुद्धिस्म से ये थोड़े डिफरेंट हो गए, क्योंकि देखो बुद्धिस्म क्या है ना, बुद्धिस्म में मैंने तुम्हें समझाया था ना कि जिस तरह से हम हिंदुइज्म में अवतार कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कि जैसे भगवान विष्णु के अवतार राम थे, उन्होंने अवतार लिया, संसार में बहुत सारे दुख झेले, बहुत सारी अवहेलना झेली, कई लोगों ने उन्हें क्वेश्चन किया, बट राम अपना कर्तव्य कर रहे थे, अपना काम कर रहे थे ताकि जगत का भला हो सके।
वो चाहते तो अपना मोक्ष हासिल कर सकते थे बहुत पहले, या अपनी दैवीय शक्ति यूज करके, दैवीय शक्ति का इस्तेमाल करके सब कुछ जीत सकते थे। पर आम इंसान के रूप में उन्होंने वो करके दिखाया जो मानवता के अप्रतिम प्रमाण बनते हैं। तो कुछ उसी तरह बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट भी बुद्धिज्म में आता है कि ये जो बुद्धिज्म है ना, ये अपने निर्वाण को डिले करते जाते हैं, ये जानबूझ के सफरिंग सहते हैं सो दैट अपने ज्ञान से दूसरों को हेल्प पहुंचा सके। तो अरहत जो है वो बुद्धिज्म से तुम थोड़ा सा सीनियर लेवल समझ सकते हो, जो एनलाइटमेंट पा चुके हैं एज पर फ्यू सोर्सेस, एंड या फिर एनलाइटमेंट जस्ट पाने वाले हैं। तो अशोक के बेटे महेंद्र को या महेंद्र को भी अरहत बुलाया जाता था। तो ये भाई साहब श्रीलंका जाते हैं अपनी बहन के साथ, संघमित्रा के साथ, और वहाँ जाकर बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से बुद्धिज्म इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पर? श्रीलंका में। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, और इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है पोषण पोया फेस्टिवल में। This event played a significant role in the transformation of Sri Lankan society, influencing its religious, cultural and social spheres. बिल्कुल सही बात है। ये इवेंट जो है, जिस तरह से श्रीलंका में बुद्धिज्म का एडवेंट हुआ, तो श्रीलंका की पूरी रिलीजन, कल्चर और जो सोशल एस्पेक्ट्स थे उनमें एक बड़ा इंपैक्ट आया। अभी ये फेस्टिवल भी उस चीज़ को दिखाता है। सेकंड भी करेक्ट है। पोषण पोया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट फेस्टिवल इन श्रीलंका, सरपासिंग वैसाख इन रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब ये थर्ड स्टेटमेंट थोड़ा रॉन्ग हो गया। एक्चुअली में ये दोनों करेक्ट हैं, क्योंकि जो वैसाख रिलीजियस फेस्टिवल है ना, यहाँ देखो, वैसाख मतलब होता है बैसाख के महीने में, या वैसाख के महीने में, अप्रैल से मई का जो महीना होता है वैसाख का, जब गर्मी पड़ती है जोरों की, तो ये वैसाख के फेस्टिवल को, जिसको श्रीलंका में वैसाख बुलाते हैं, इसको बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तो दैट इज एक्चुअली द मोस्ट फेमस फेस्टिवल। पोषण पोया आप उसके बाद का समझ सकते हो कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है, राइट। बाकी महेंद्र के बारे में, अरहत वर्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब श्रीलंका में ना श्रीलंका में कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं जो कि पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। कौन से लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में। बुद्धिज्म में बुद्ध ने अपना ज्ञान भी इसी लैंग्वेज में देना शुरू किया था, है ना। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। एक है महावामस और दूसरा है दीपवामस। दीपवामस अर्ली टेक्स्ट है, मतलब ये पहले लिखा गया। श्रीलंका की हिस्ट्री मालूम पड़ेगी, बुद्धिज्म का एक्सपेंशन श्रीलंका में कैसे हुआ वो मालूम पड़ेगा, और साथ ही साथ अशोक का रेलिवेंस भी, अशोक का इंपॉर्टेंस भी दिखेगा, ठीक है, अशोका द ग्रेट का। तो दीपवामस अर्ली पाली टेक्स्ट हो गया, श्रीलंका में बुद्धिज्म के ऊपर लिखा हुआ। महावामस दीपवामस के बाद आता है, मतलब दीपवामस का इन्फ्लुएंस महावामस पर है, पर ये ज़्यादा डिटेल्ड हिस्ट्री है इसमें, राइट। महावामस, एक तो महा वर्ड लगा हुआ है ना, दिस कंटेन्स द डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका एज वेल एज द प्रोपेगेशन ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब देखो, आज जो हमने इस तरह से डिस्कशन किया ना प्री सिक्योर में, तो ये ना करंट के साथ साथ आपके आर्ट एंड कल्चर को भी, आपके एंसेंट हिस्ट्री को भी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एंड दैट्स वाई आई ऑलवेज से कि आपकी तैयारी को ना बेटर बनाने के लिए, इसी पर्पज से कि आप अगले बार एग्जामिनेशन हो यूपीएससी का या स्टेट पीसीएस का, तो आपकी तैयारी बेस्ट रहे, आज से बेहतर हो, बेटर हो। दैट इज द पर्पस ऑफ आवर प्री सिक्योर सेशन एंड अदर सेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो सबसे पहले बात होती है ये जानने की कि वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर सेलिब्रेट कब किया जाता है। इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से भी हमको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। जैसे इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, जून 12, 2025। तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, कि हर साल हम किस दिन को मनाते हैं, जून 12 को। और इस बार का थीम क्या है? तो थीम लिखा हुआ है प्रोग्रेस इज क्लियर बट देर इज मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप द एफर्ट्स। ये हमारा थीम है इस बार का, कि भैया प्रोग्रेस तो दिख रहा है पर अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है। चाइल्ड लेबर में प्रोग्रेस तो दिख रहा है पर अभी भी बहुत कुछ करने को बाकी है, इसलिए हमें अपने एफर्ट को तेज करना पड़ेगा। ये तुम्हारी भी कहानी है कि तुम्हें प्रोग्रेस तो दिखेगा लेकिन आपको भी बहुत कुछ करने की बाकी है, इसलिए अपने एफर्ट बढ़ाते जाइए। यही इस बार का थीम है, ऐसा याद रख लेना, याद रहेगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन। इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन June 12, विच वॉज फर्स्ट मार्क्ड बाई ILO। ILO बोले तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। 2002 में ILO ने पहली बार वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया, और अभी उसकी ना 21वीं वर्षगांठ है, 21st आप सेलिब्रेशन मान सकते हो। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। द मेन एम इज टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर इंटायरली विद इन वन जनरेशन। अब जरा इस स्टेटमेंट को पढ़ो फिर से, रटने की बात नहीं है, समझो कि मेन एम इसका है वन जनरेशन में चाइल्ड लेबर को पूरी तरह खत्म कर देना। तो आगे आने वाले जनरेशन में अगर चाइल्ड लेबर बरकरार रह गया तो फिर क्या होगा? सिर्फ एक जनरेशन में चाइल्ड लेबर को पूरी तरह खत्म करना नहीं है, चाइल्ड लेबर को धीरे धीरे करके इरेडिकेट कर देना है, कि आगे भी चाइल्ड लेबर नहीं आए। कोई मासूम बच्चा वो अपने हाथ उठाए तो पढ़ने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, या बाकी लेबर के वर्क के लिए नहीं। ठीक है, सेकंड इज रॉन्ग।
The theme for 2025 is while we have some progress, we need increased global action remains necessary. हाँ, यही वो थीम था ना कि हमने प्रोग्रेस तो किया है बट अभी हमें और एफर्ट डालने की जरूरत है. थर्ड करेक्ट है. 2025 इज द 20th एनिवर्सरी. 20th एनिवर्सरी नहीं है गाइस, ये एक्चुअली में 21st एनिवर्सरी है इस साल वाली. ठीक है, 21st एनिवर्सरी. तो स्टेटमेंट क्या हो गया? 1 and 3 आर करेक्ट. ओके, यहीं पे ये यहाँ पर मैंने आपके लिए डिटेल में एक्सप्लेन करके रखा है. ILO का हेड क्वार्टर क्या है? जेनेवा में, राइट? ये भी याद रखिएगा. देन कम टू स्वार्म ड्रोन्स. स्वार्म ड्रोन्स, आप यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देख सकते हो. द ड्रोन वॉरफेयर केम होम ड्यूरिंग ऑप सिंदूर. ऑपरेशन सिंदूर के ड्यूरेशन में हमने स्वार्म ड्रोन वॉरफेयर को भी बड़े अच्छे से झेला. और ये आप फोटो देख सकते हो यहाँ पे राइट स्क्रीन पर. दिस इज द पिक्चर ऑफ स्वार्म ड्रोन्स, जहाँ पे ड्रोन्स एक साथ आते हैं और जिस तरह से झुंड होता है ना पक्षियों का, जानवरों का, कुछ उसी तरह झुंड में ये ड्रोन्स अटैक करते हैं, इसलिए इन्हें स्वार्म ड्रोन्स बुलाते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. स्वार्म ड्रोन्स आर ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस UAV दैट फंक्शन इन कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स. बिल्कुल, ये या तो ऑटोनोमस होते हैं कंप्लीटली या सेमी ऑटोनोमस होते हैं जो कोऑर्डिनेटेड ग्रुप्स में वर्क करते हैं. और इसके वजह से ना इनका इम्पैक्ट काफ़ी हाई होता है. इनका इम्पैक्ट काफ़ी हाई होता है. ये काफ़ी ज़्यादा लीथल होते हैं, क्योंकि अगर आपने सपोज इनमें से एक ड्रोन को नुकसान पहुंचा दिया, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पर फिर भी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये अपना वर्क करते जाएगा. फर्स्ट इज करेक्ट. दे यूज वायरलेस नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन एंड मेक रियल टाइम एडजस्टमेंट टू अचीव शेयर्ड ऑब्जेक्टिव. रियल टाइम एडजस्टमेंट करते हैं, वही यहाँ पर कि एक को नुकसान करवाया आपने बट ये अभी भी वर्क करता है, ये अभी भी वर्क कर रहा है ना. आपने इसको कई हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा, जैसे वही एंजल हैज फॉलन हो गया, अपने स्पाइडरमैन की मूवीज़ में देखा होगा और कई जगहों पर. सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट कि वायरलेस नेटवर्क पे तो ऑब्वियसली वायरलेस नेटवर्क ही होगा, वायर्ड कनेक्शन तो होगा नहीं. एंड एडजस्ट करते हैं अपने आप को रियल टाइम में. Swarm drones exhibit greater resilience than traditional drones due to built-in redundancy, allowing the mission to continue even if one drone is intercepted. Again correct, all the three statements are correct. तो आंसर क्या होगा भैया? C. ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्वार्म ड्रोन्स और उससे रिलेटेड जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किया, दैट यू नीड टू रिमेंबर. देन फोर्थ क्वेश्चन है राजा भभूत सिंह के ऊपर. अब इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल जो छापा वो कुछ इस तरह से छापा, डिकोड पॉलिटिक्स करके, कि क्यों, जैसे मध्य प्रदेश की बीजेपी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि क्यों वो राजा भभूत जी को अभी अब सम्मानित कर रही है. खैर, पॉलिटिक्स इसके पीछे क्या हो हमें उससे मतलब नहीं है, पर भारत के जो अनसंग हीरो हैं, जो भारत की गौरव गाथाओं में शामिल हैं, हमें उनके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट अबाउट राजा भभूत सिंह इज दैट he was a key tribal leader from the Gond community. Gond community इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी में से है. फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है अगर हम पूछें कि इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप, तो क्या आंसर होगा गाइज? फर्स्ट लार्जेस्ट कौन? सेकंड लार्जेस्ट आप गोंड कम्युनिटी को बुला सकते हैं. ये गोंड कम्युनिटी के लोग आपको इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, गुजरात में भी मिल जाएंगे, आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे, ईस्टर्न पार्ट में उड़ीसा में मिल जाएंगे, कुछ पॉपुलेशन आपको झारखंड में भी मिल सकता है. तो इन रीजन्स में आपको गोंड कम्युनिटी के लोग मिलेंगे. So he was a key tribal leader from Gond community whose guerrilla tactics during the 1857 revolt earned him the title of Shivaji of Narmadanchal. शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो अपनी गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक्स के लिए, मतलब दुश्मन को पता नहीं पड़े, पलक झपकते ही दुश्मन का सफाया कर दें, अचानक से उस पर अटैक करके. गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक आपको कई बार समझाया है. अब जैसे हमारे घर का आंगन होता है, बच्चा अपने घर का हर आंगन जानता है, तो मराठा वॉरियर्स के लिए जो घाटियाँ होती थी, जो जंगल होते थे, वो उनके घर के आंगन की तरह थे. और यहाँ पे दुश्मन आता था तो फिर वो बच के नहीं जा पाता था. छत्रपति शिवाजी महाराज, आगे जाके छत्रपति संभाजी महाराज, पेशवा बाजीराव, इन लोगों ने गुरिल्ला वॉरफेयर को बड़ा पॉपुलर किया. उनमें से ही एक थे हमारे राजा भभूत सिंह, जो कि गोंड लीडर हैं, बट नर्मदा वाले रीजन में, मतलब मध्य प्रदेश के रीजन में इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक दिखाई, इसलिए इनको नर्मदांचल का छत्रपति, नर्मदांचल का शिवाजी कहा जाता है. ठीक है, ये टाइटल याद रखिएगा. फर्स्ट इज करेक्ट. His military efforts were centered in the Satpura ranges and were strong enough to delay British advances until the deployment of Madras infantry in 1860. बिल्कुल उन्होंने ब्रिटिश के दांत खट्टे कर दिए थे सेंट्रल इंडिया में, पर हम जानते हैं कि चाहे वो मद्रास इन्फेंट्री हो या राजपूत इन्फेंट्री हो या गुरखाज हो, इन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के ही ऑर्डर को फॉलो किया 1857 में. दैट वॉज वन ऑफ द वीकनेस, और फिर धीरे धीरे कंट्रोल कर दिया जाता है. He allied with पेशवा अप्पा साहेब भोसले
इन द 1857। एक्चुअली 1857 में पेशवा अप्पा साहेब भोसले नहीं थे। 1857 में हम पढ़ते हैं कि पेशवा बाजीराव सेकंड के पुत्र कौन थे, नाना साहेब कानपुर में, और साथ ही उनके साथ कौन थे, तात्या टोपे, अनदर मराठा वॉरियर जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो इन्होंने इनको साथ दिया था। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इस तरह से रॉन्ग हो गया। इन दोनों लीडर्स के बारे में तो हम रिवॉर्ड में पढ़ते हैं, 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, दैट थिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर। फोर्थ क्वेश्चन है यूरेशियन ऑटर पे। ये हमारा उदबिलाव यूरेशियन ऑटर। एक बार इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल को ही देखो तो जितना यूरेशियन ऑटर से रिलेटेड इन्फो याद रखना है ना, वो इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल से ही समझ में आ जाएगा। पहला क्या है, थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, मतलब इसके बारे में हमने क्या सोच लिया था कि भैया ये तो खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, लेकिन रिसेंटली इसकी साइटिंग कश्मीर में होती है। तो अब कश्मीर में जब हमने इसको फिर से देखा, इसका मतलब एक्सटिंक्ट हुआ नहीं है। IUCN की बात करें तो IUCN इसको कौन सी कैटेगरी में रखता है, एंटी कैटेगरी, एंटी मतलब नियर थ्रेटेंड कैटेगरी, है ना, इस वाले कैटेगरी में रखता है IUCN। अब इतना याद रखना है हमें। कम टू द क्वेश्चंस। द यूरेशियन ऑटर इज ग्लोबली क्लासिफाइड एज नियरली थ्रेटेंड बाय द IUCN, International Union for Conservation of Nature, correct? It was really sighted in Leader River in Sri Gufwara, South Kashmir. Yes, अभी वहाँ पर देखा गया। The Eurasian otter is a semi-aquatic mammal. Semi-aquatic mammal है जो यूजुअली कार्निवोरस होता है ना। यूजुअली इसके खाने के लिए फिशेस वगैरह को ये खाता है, बट कभी कभी देखा गया है कि कुछ जानवर को भी नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए पहले जब ये कश्मीर के नदियों में मिलता था तो बच्चों को नहीं जाने दिया जाता था पास में, राइट। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेमी एक्वेटिक है, आपको ये खेतों में भी दिख सकता है उदबिलाव, आपको गंगा नदी के पास भी दिखता है, बिहार यूपी में भी इजीली साइटिंग होती है, बस वो यूरेशियन ऑटर नहीं होता है। ऑटर्स के अलग अलग वेराइटीज होते हैं, ठीक है। आसाम में भी आपको ऑटर दिख जाएंगे। ये हम यूरेशियन ऑटर की बात कर रहे थे। तो तीनों स्टेटमेंट इससे रिलेटेड करेक्ट हैं, ऑल 3 आर करेक्ट, ठीक है। IUCN के एंटी कैटेगरी में आता है, नियरली थ्रेटन्ड। वुडेर के नाम से इसको जम्मू एंड कश्मीर में बुलाया जाता है लोकल लैंग्वेज में। उदबिलाव भी हम इंडिया के अलग अलग पार्ट में कहते हैं। अब दूसरे और किसी नाम से भी अगर आसाम में या बाकी स्टेट्स में बुलाया जाता है, देन यू कैन शेयर द नेम इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, ठीक है। अब ये कल का प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने तुमसे पूछा था अरावली रेंज के बारे में। तो अरावली रेंज जो है, सबसे पहले हम अरावली रेंज की बात करते हैं। अरावली या LLI लिखो, दोनों सेम है। तो ये अरावली रेंज इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, राइट। तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, तो ये किसको कवर कर रहा है, राजस्थान को कवर कर रहा है, हरियाणा को कवर कर रहा है, और हमारे देश की राजधानी दिल्ली को भी कवर कर रहा है, न्यू दिल्ली को भी, दिल वालों की दिल्ली। चलिए, अरावली रेंज पहला क्या है, द प्रोजेक्ट सिक्स टू इनहेंस द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द अरावली रेंज। जब प्रोजेक्ट का नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, तो ऑब्वियसली ये कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स तो नहीं बना रही होगी भारत सरकार, अरावली रेंज के इकोलॉजिकल हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए है। सही बात है। तो मुझे बताओगे अरावली जो रेंज है, इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, हाईएस्ट पीक, विच वन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली रेंज, ये कमेंट सेक्शन में तुम ढूंढ के बताओगे मुझे। इट एम्स टू होल्ड द वेस्ट वार्ड एक्सपेंशन ऑफ द थर्ड डेजर्ट। अब यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, वेस्ट वार्ड एक्सपेंशन की क्यों बात करेंगे, वेस्ट में तो ऑलरेडी हमारे थर्ड डेजर्ट है, ईस्ट वार्ड एक्सपेंशन को रोकना हमारा पर्पस है ना। मतलब ये अगर अरावली रेंज है तो इसके वेस्ट में तो ऑलरेडी राजस्थान का थर्ड डेजर्ट पड़ता है, ईस्ट की तरफ मतलब इस तरफ डेजर्ट्स नहीं बने, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा पॉपुलेशन है राजस्थान की, हरियाणा की, दिल्ली की, इस डेजर्टेशन को रोकना है। दैट्स वाई सेकंड इज रॉन्ग, मुझे ध्यान रखिएगा। थर्ड, द ग्रीन वॉल विल कंट्रीब्यूट टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अभी भी उस दिन भी जब मैं तुम्हारा सेशन ले रहा था एनवायरनमेंट का क्लासरूम में, UPSC के स्टूडेंट्स का, संकल्प बैचेज का, तो मैंने तुम्हें बताया था ना कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, इस वर्ड से आपको क्या लगता है, कार्बन को इंक्रीज करना या एब्जॉर्ब करना? एकदम सिंपल समझो, है ना, कोई वो टेक्निकल टर्म्स नहीं, सिंपल टर्म्स में, सीधी बात, नो बकवास। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है कि जब हम कार्बन को ना कैप्चर करते हैं, कार्बन को एटमॉस्फेयर से कम करते हैं, क्योंकि बढ़ाएंगे तो उससे फायदा होगा क्या, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट तो बढ़ते जाएंगे ना। सो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे करेगा भाई, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में हेल्प करेगा, कैसे? तो अब अरावली रेंज में रिवर्स हैं, ट्रीज हैं, तो जब हम ट्रीज का नंबर बढ़ाएंगे, ट्रीज का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया ना, 1 and 3 आर करेक्ट। फोर्थ, द प्रोजेक्ट कवर्स ओनली द स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा। क्यों, दिल्ली वालों से ऐसा क्या दिक्कत है? चाहे दिल्ली में केजरीवाल हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, दिल्ली वालों के लिए भी तो अरावली रेंज है ना। सो दिल्ली भी कवर्ड है भाई। फोर्थ रॉन्ग हो गया, तो कितने ट्रू हो गए, 1 and 2 आर ट्रू, तो आंसर क्या होगा, बी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो कल का था वो था एक बुक के ऊपर, बुक की नाम है टाइगर माई लाइफ, रणथंबोर एंड बियॉन्ड।
टाइगर माई लाइफ, रणथंभौर एंड बियॉन्ड, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है वाल्मीकि थापर साहब ने। वाल्मीकि थापर जो कि बताते हैं कि रणथंभौर में, अब ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है पता है? राजस्थान में, है ना। कभी घूमने जाना, बड़ा अच्छा प्लेस है, इट्स वेरी नाइस प्लेस रणथंभौर टाइगर रिजर्व। यहाँ से चंबल रिवर भी बहती है, बानस रिवर भी बहती है। बानस रिवर, बी फॉर बानस अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो ये नॉर्थ में, सी फॉर चंबल साउथ में, ऐसे भी याद रख सकते हो। टाइगर के पॉपुलेशंस के लिए बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर को देखने के लिए इसको जाना जाता है। जैन टेम्पल्स भी इस रणथंभौर टाइगर रिजर्व में है। यहाँ पर एक फोर्ट है जिसका नाम है रणथंभौर फोर्ट, और उसी फोर्ट के नाम पर इसका नाम रणथंभौर टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क पड़ा है। ठीक है, तो ये बुक इन्होंने लिखी वाल्मीकि थापर साहब ने। यहाँ पर एक और नाम है डॉक्टर सलीम अली। ही इज़ द फेमस पर्सन, ही वॉज द फेमस पर्सन, अभी भी ये फेमस है, हालांकि डेथ हो चुकी इनकी। ये बर्ड्स के कंजर्वेशन को लेकर इन्होंने जो काम किया है, बर्ड्स के कंजर्वेशन को लेकर, वो रिमार्केबल है। वो अभी भी जो लोग रिसर्चर का काम करते हैं बर्ड्स कंजर्वेशन का, उनके लिए इनके वर्क रिमार्केबल हैं। इसलिए डॉक्टर सलीम अली साहब के नाम पर एक स्टेट ने बर्ड कंजर्वेशन सेंटर का नाम ही इनके नाम पर रखा है, और उसका हिंट आज के सेशन में है। तुम आंसर ढूंढो कि डॉक्टर सलीम अली के नाम पर, डॉक्टर सलीम अली साहब के नाम पर किस स्टेट में बर्ड कंजर्वेशन सेंटर है। ठीक है, उसका हिंट आज के सेशन में है, राइट। और आज के सेशन का 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला है नर्मदा एंड तापी रिवर के ऊपर, और दूसरा है जुआरी एंड मांडोवी रिवर के ऊपर। कहाँ है ये जुआरी एंड मांडोवी रिवर? गोवा। चलिए, गोवा न्यूज़ में भी है ना अभी, वो उबर और बाकी कैब्स को बंद करने की वजह से, तो इस तरह से रिवर वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये दोनों आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, इनके बारे में पढ़ो और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ, राइट। तुम्हारे आंसर्स सही गलत जो भी हों, वो ना तुम्हें पहले पुश करते हैं कि आप करिए, आप पहले होमवर्क करिए। कुछ लोग हैं जो नहीं आंसर करेंगे, ऐसे ही बैठे हैं हाथ पे हाथ रखकर। हाथ पे हाथ रख के बैठने से ना भाई जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और बिना किए जय जयकार नहीं होती, इसलिए अपना काम करते रहिए। ओके, सो टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।